हाय। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को कैसे रीड करना है। अब इसके लिए आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होंगी। हम वो स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अभी जो हमारा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हो रहा है वो रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए हो रहा है, चाहे आरबीआई हो, सेबी हो, नाबार्ड हो। बैंकिंग एग्जाम्स का नेचर थोड़ा सा अलग होता है, राइट। तो अभी जिस भी स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात करेंगे वो शायद बैंकिंग एग्जाम के लिए वर्क ना करे, क्योंकि बैंक्स के एग्ज़ाम में अगर आप कोई सीए की कंपाइलेशन पीडीएफ अगर वो आप 2 से 3 बार रीड कर लेते हो तो भी आपका काम चल जाता है। बट आरबीआई एग्ज़ाम में सिर्फ रीड करने से आपका काम नहीं चलने वाला, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर दुनिया का कोई भी टीचर आपको ये बोले कि आपको न्यूज़पेपर रीड करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको नोट्स दे देंगे, मुझे लगता है ये चीज़ वर्क नहीं करती, खास करके आरबीआई में या फिर नाबार्ड में। यूपीएससी में हो सकता है ये वर्क कर जाए, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास 1 ईयर 1.5 या हो सकता है 2 साल का टाइम हो। रेगुलेटरी के जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि मान लो सेबी का एग्ज़ाम है, सेबी के बारे में लोगों को पता भी नहीं होता कि इसका इस साल फॉर्म आने वाला भी है या नहीं। तो मतलब कि आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा। आरबीआई का एग्ज़ाम है, इसको लेके भी आप इतना सर्टेन नहीं हो सकते कि इसी मंथ में इसकी नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। यूपीएससी का फिर भी आपको होता है पता कि फेब के अराउंड इसका फॉर्म आएगा। एग्ज़ाम हो सकता है मई में, जून में हो, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेरा अभी बोलने का पॉइंट सिर्फ ये था कि रेगुलेटरी एग्ज़ाम्स में आपको सिर्फ किसी नोट्स के ऊपर या किसी बुक के ऊपर अगर आप रिलाई करते हो या फिर ये सोचते हो कि वहाँ से मेरा सीए ओरिएंटेड जितना भी कवरेज है वो वहाँ से हो सकता है, तो इसके चांसेस बहुत कम है। आपको थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक तो मैंने ये बता दिया कि हमारा यहाँ पे पर्पस है कि आपको आरबीआई चाहे सेबी नाबार्ड एग्ज़ाम के लिए आपको बताना कि कैसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को रीड करना है। बैंकिंग एग्ज़ाम से हमारा यहाँ पे कोई मतलब नहीं है अभी। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जो आप नोट्स बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि नोट्स आपको हर आर्टिकल के लिए बनाना पड़ेगा। नोट्स यूजुअली जो हमारे फेज़ 2 के टॉपिक्स होते हैं, सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके और वो चाहे आरबीआई हो चाहे सेबी हो, इनके एग्ज़ाम के सिलेबस आप एक बार देख लो, क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा आर्टिकल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको कि मुझे कवर करना है। तो एक बार सिलेबस को देख के वापस अगर आप वीडियो सेशन ज्वाइन करते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ठीक है, जो मैं बातें बताने वाला हूँ आपको कि कौन सी आर्टिकल मैं पिक करूँगा, कौन सी मैं इग्नोर करूँगा, वो सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने न्यूज़पेपर लिया है यहाँ पे वो है बिजनेस स्टैंडर्ड। आप चाहो तो मिंट भी ले सकते हो। इनफैक्ट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली जो मिंट ई पेपर है वहाँ से आर्टिकल्स पिक करके उसकी लिस्ट बना के आपको देते हैं, ताकि आपको ऐसे फिल्टर करने में आसानी हो। जो फेज़ 2 से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो आपसे छूटे ना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड से। अच्छा, अभी जो ऐड वाले पेजेस होते हैं शुरू में वो मैंने हटा रखे हैं, तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ मेथड क्या होगा हमारा कि हम एक एक आर्टिकल को देखेंगे और मैं जिन आर्टिकल्स को इग्नोर करूंगा तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्यों मैं उसे हटा रहा हूँ, ठीक है। आप लेफ्ट से स्टार्ट करो। यहाँ पे लिखा है टाटा कैपिटल बोर्ड ओकेज आईपीओ, मतलब कि कोई कंपनी है जो आईपीओ लेके आने वाली है, तो उसके बारे में उसने इन्फॉर्म किया है। लाइक कंपनी ने नहीं किया इन्फॉर्म, बस रिपोर्टिंग हुई है कि ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। अब अगर आप फेज़ 2 का सिलेबस देखो थोड़ा, तो वहाँ पे कैपिटल मार्केट लिखा है, राइट। वहाँ पे ये भी लिखा है कि रिसेंट डेवलपमेंट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर। तो मतलब कि आप इसको रिलेट वहाँ से कर पाओगे कि हाँ ठीक है, सिलेबस से ये रिलेटेड है, लेकिन किस एक्सटेंट तक मुझे यहाँ पे इस आर्टिकल के थ्रू कवर करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सबसे पहले ये यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल नहीं है, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको मिलेगा 4th पेज पे। लेकिन आप यहाँ पहले देख के समझ लो कि ये आर्टिकल मुझे कवर करना भी है या नहीं, या फिर करना है तो किस एक्सटेंट तक करना है। तो सिर्फ आप अगर ये देखते हो कि कौन सी कंपनी आईपीओ लेके आने वाली है, तो ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका रीज़न ये है कि सपोज़ अगर फॉर्म अभी आता है और एग्ज़ाम अभी से 1.5 महीने बाद है, या फिर आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दी और एक्चुअली में जो एग्ज़ाम होगा वो हो सकता है 5 से 6 महीने के बाद हो। अब ये जो गैप है इसमें काफ़ी सारी कंपनीज होंगी जो कि आईपीओ लेके आने वाली होंगी, राइट। तो आप हर बार रीड करोगे वही, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं बनेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आईपीओ होता क्या है, और आईपीओ से सिमिलर जितने भी टर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं अगर आपने चैप्टर्स पहले से रीड कर रखे हैं।
तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फिनांस के ईएसआई के चैप्टर्स एक बार पहले रीड कर लो जल्दी से, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि अगर हम आईपीओ बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब आईपीओ कोई कंपनी क्यों लेके आएगी। बेसिकली फंड्स रेज करने के दो मेजर हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेट। तो आईपीओ की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो इक्विटी रूट है फंड रेजिंग का। जो हमारा डेट रूट है वो रिलेटेड होता है जैसे कि बॉन्ड्स है, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी डेट में। तो अगर आपने चैप्टर रीड कर रखा है तो आपको वो पहले से आता होगा, तो आईपीओ के बारे में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक गूगल का इसी ब्राउज़र पे टैब खोल के आप सिंपली आईपीओ के बारे में सर्च कर लो, और जो भी आपको वहाँ पे सिमिलर टर्म्स दिखाई देंगे जैसे कि एफपीओ हो गया, ठीक है, उसके अलावा हो सकता है क्यूआईपी हो, तो ये सब आपको नोट करके रख लेना है। हो सकता है कि आप नोट्स के अपने सेकेंड पार्ट में आप ये सारे टर्म्स एक साथ नोट करते चलो। मतलब हर दिन जब आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं और आपको कोई ऐसा टर्म दिखाई देता है वहाँ पे जो आपको नहीं आता बहुत अच्छे से, तो आप उसको गूगल सर्च कीजिए और उसको नोट भी करते चलिए कि आज आपने कितने कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे सीखे हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, राइट। तो मतलब कि हमें इस आर्टिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना था, इसको बहुत डिटेल में कवर नहीं करना था, सिर्फ हमें ये देखना था कि जो बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं वो हमें आती हैं कि नहीं आती हैं, ये आपके नोट्स में नहीं जाएगा। ओके, अब आओ सेकंड पे, सेंटर रेडीज प्लान टू सेल अप टू 20% इन 5 पीएसपीज। अब मैंने ये आर्टिकल पहले रीड कर रखा है तो मुझे पता है कि ये है क्या, किस चीज़ के बारे में। लेकिन आप यहाँ पे भी देखो कुछ आपको टर्म्स मिलेंगे, ओएफएस, अच्छा ये भी अगेन आपके आईपीओ से लिंक्ड है। उसके बाद है क्यूआईपी, तो ऑफर फॉर सेल, उसके बाद इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, क्यूआईपी, ये टर्म्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये सब वन टाइम जॉब है, मतलब कि अगर आपने 1 या 2 दिन इसको रीड कर लिया तो आपको ये सब बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार इसको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट्स बहुत ही सिंपल हैं ये सब। लेकिन अगर सपोज कि आप आज फर्स्ट डे आपका है न्यूज़पेपर रीडिंग का, तो उस केस में आपको लगेगा कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, जो कि जस्टिफाइड है। इनफैक्ट आप अगर आप आज से रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के साथ कंफर्टेबल होने में आप इतना मान के चलो कि आपको 3 to 4 वीक्स का टाइम लग जाएगा। उसके बाद आपको टॉपिक्स रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शुरू के आप समझो ऐसा कि 3-4 वीक्स आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन ये टाइम आप इस पे देना। जो भी आपको लगे कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल है, हर आर्टिकल पे मुझे बहुत कुछ सर्च करना पड़ रहा है, बस आप इसको 3-4 हफ्ते टाइम दो, ठीक है, अच्छे से इस पे एफर्ट्स डालो, उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने रीड कर लिया ओएफएस के बारे में, क्यूआईपी के बारे में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो यहाँ पे आपको फैक्ट मिलेगा वो ये कि सेबी की जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से किसी भी लिस्टेड कंपनी को ये मतलब इंश्योर करना होता है कि एटलीस्ट मतलब जो पूरे शेयर्स हैं उसका कम से कम 25% वो आपका सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहा हो। ये क्यों होता है इसके पीछे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपको सप्लाई डिमांड के बीच का रिलेशन पता है कि अगर मान लो कि किसी चीज़ की सप्लाई मार्केट में बहुत कम हो गई तो फिर क्या होता है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा भागने लगती है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे ना हो, मतलब कि सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी शेयर्स का क्रंच ना हो और उसके वजह से प्राइस कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। इसके लिए सेबी ने ये बोला कि एटलीस्ट 25% जो शेयर्स हैं वो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए। हो सकता है ऐसा कि किसी रिटेलर ने उसको खरीद के रखा हो, बेच ना रहा हो, बट स्टिल जो 25% शेयर्स हैं पूरी कंपनी के वो फ्री फ्लोटिंग मोड पे यहाँ पे होने चाहिए सेकेंडरी मार्केट में। तो आपको बात समझ में आ गई कि क्यों ऐसा सेबी ने बोला, और सेबी ने ऐसा बोला तो गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेने वाली है। गवर्नमेंट एक्शन ये लेने वाली है कि वो 5 पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में अपना स्टेक बेच के इसको 20% पे लेके आ जाएंगे। हालांकि ये अभी भी कम है, ये होना चाहिए 25%, बट ये सारा जो एक्शन है वो ग्रेजुअल वे में होता है, एक बार में नहीं होगा, राइट। तो इस आर्टिकल से आपने ये सीखा कि सेबी के नॉर्म्स क्या है, कितना परसेंट फ्री फ्लोटिंग मोड पे होना चाहिए आउट ऑफ टोटल शेयर्स। उसके बाद आपने कुछ टर्म्स यहाँ पे सीखे, ओएफएस क्या है, क्यूआईपी क्या है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप गूगल पे सर्च करोगे, मतलब आर्टिकल रीड करके गूगल पे सर्च करोगे, तो एक चीज़ का ध्यान रखना आप ये कि आपको वहाँ पे उस समय बहुत डिटेल में नहीं जाना है, वरना फिर क्या होगा कि पूरे दिन का टाइम लग जाएगा आपको
न्यूज़पेपर के सारे आर्टिकल्स को कवर करने में, जो कि फिजिबल नहीं है। तो बस आप थोड़ा सा सर्च करो कि OFS क्या है, ये IPO से कैसे अलग है, उसके बाद QIP से कैसे अलग है। आपको अगर इतना भी समझ में आ गया अभी, तो आज की रीडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और हर बार आपको कोशिश करना है कि जैसे ही कोई भी टॉपिक रिपीट हो रही हो, सपोज कि IPO या फिर OFS के ऊपर आज से 4-5 डेज के बाद कोई दोबारा से आर्टिकल आ गई, तब आप वहां पे ट्राई कर सकते हो कि जो गूगल पे सर्च करके आपने लास्ट टाइम बहुत ही उसका एक ओवरव्यू बेसिक उसका कंटेंट आपने रीड किया था, तो आप थोड़ा सा और डीपर जाओ और देखो उसका कि IPO के फिर नॉर्म्स हैं क्या, मतलब किस टाइप के कंपनीज IPO लेके आ सकती हैं। लाइकवाइज नेक्स्ट टाइम जब ये टॉपिक फिर से न्यूज़ में आता है, तो आप कुछ और भी एक्स्ट्रा इसके बारे में रीड कर सकते हैं। बट ये जो कवरेज होगी आपकी, ये हमेशा ग्रेजुअल वे में बढ़ती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट टाइम ही रिसर्च करने बैठ जाओ, फिर आपके आर्टिकल्स की कवरेज पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा, राइट साइड पे है ये यूरोपियन यूनियन के बारे में है कि हमारा उनके साथ जो FTA होने वाला है, जिसकी नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहला तो ये कि इसमें लिखा है कि यूरोपियन यूनियन को कुछ कमिटमेंट चाहिए इंडिया से। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि अभी ऐसा कुछ यहाँ पे कॉन्क्रीट हुआ नहीं है, नेगोशिएशन के फेज में है, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो लास्ट आर्टिकल आपने रीड किया है, तो वो भी कुछ ऐसा यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया गया, राइट। ये भी अभी प्लानिंग फेज में ही है। ऑलमोस्ट ये सर्टेन है कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी अभी ये हुआ नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको कवर करना है क्योंकि आप इसके थ्रू बहुत कुछ सीख रहे हो, ठीक है। और ये आपके सिलेबस से एकदम डायरेक्टली लिंक्ड है। इसको आप चाहो तो बैंक से लिंक करो, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात हो रही है। इसको आप चाहो तो कैपिटल मार्केट से लिंक करो। तो मतलब कि बहुत सारे डायमेंशंस को ये आर्टिकल कवर कर रहा है, तो ये आपको देखना है, ये आपको रीड करना है। लेकिन ये वाली आर्टिकल ये थोड़ा सा फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हो गया, राइट। अच्छा, अगर आप सिलेबस को देखोगे तो आपका जो ESI का सिलेबस है वहां से ये लिंक्ड है। वहां पे आप देखो तो BOP, ठीक है, इनफैक्ट हमारा फॉरेन ट्रेड का वहां पे जो भी होगा कीवर्ड, वहां से ये लिंक्ड है। लेकिन अभी भी ये यहाँ पे कुछ कॉन्क्रीट ऐसी बात हो नहीं रही है। अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मीटिंग इंडिया में स्टार्ट होने वाली है, और जब मीटिंग स्टार्ट होगी, जितने दिन तक चलेगी, तो उतने दिन तक ये न्यूज़ में ऐसे भी आता रहेगा। तो आप इसको सेफली अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बाद में फिर से न्यूज़ में आएगा। तो अगर आप कोई आर्टिकल देखते हैं जो कि आपको रीड करके ऐसा लग रहा है कि शायद इसके बारे में फिर से अपडेट आएगी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कुछ डिस्कशंस की, नेगोशिएशंस की, जो कि आने वाले दिनों में होने वाली है। तो अगर उस दिन अगर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं मान लो रीड करने को, तो आप इस वाले को छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टाइम काफी ज्यादा बचेगा। अच्छा, अगर RBI या फिर सेबी ने कोई भी एक्शन लिया है, वो आपको अच्छे से रीड करना है डिटेल में। यहाँ पे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने वाला है। ये आप जितने जल्दी कवर करोगे, आपको उतनी ही आसानी होगी बाद में। क्योंकि होता ऐसा है, रेगुलेटरी अपडेट्स जो भी होते हैं उसमें टर्म्स बहुत ही टेक्निकल होते हैं, वो आपको एक बार में रीड करके नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपने ये सोचा कि इस आर्टिकल को मैं बाद में कवर करूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि आपके कवरेज में कोई प्रॉब्लम रह जाए, वो बहुत अच्छे से आप हो सकता है ना समझो। इसलिए इसको आप रीड करना, इसमें जितना भी है वो आपको गूगल पे सर्च करके समझना है। उसके बाद आप देखो साइड में, तो ये किसी प्राइवेट कंपनी के बारे में, राइट, इसको आप छोड़ सकते हो अभी। लाइकवाइज जो उसके जस्ट नीचे आर्टिकल है वो भी सैप लैब्स के बारे में है, तो आप इसको भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये कोई बहुत ही ब्रॉड आर्टिकल नहीं है। ये किसी पार्टिकुलर कंपनी के बारे में बात हो रही है। भले वो बात कर रहे हो जनरेटिव AI की, लेकिन वो एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं अभी, ठीक है। इस पेज पे जो लास्ट आर्टिकल है वो है अबाउट कि कैसे कुछ कंपनीज वो, अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि फंड्स रेज करने के 2 रूट्स होते हैं ब्रॉडली। एक होता है इक्विटी का और दूसरा होता है डेट का। तो इक्विटी वाली आर्टिकल आपने देख ली पहले, अब ये आ गया आपके डेट वाली आर्टिकल है ये। तो इसमें आप देखो सिर्फ कि यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं। सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पे ये लिखा है राइजिंग यील्ड्स। अब यील्ड क्या होता है? अगर आपने ये चैप्टर पहले नहीं रीड किया है तो आपको गूगल पे सर्च करके समझना पड़ेगा कि किसी बॉन्ड की यील्ड क्या होती है, और बॉन्ड के यील्ड का बॉन्ड के प्राइस के साथ क्या रिलेशन है। आपको अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सिमिलर वर्ड्स या फिर सिमिलर टर्म्स ढूंढूं, तो आप गूगल पे सिंपली सर्च करो कि टर्म्स सिमिलर टू, जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया बॉन्ड यील्ड,
तो आप अगर ये सर्च करते हो तो आप देखना कि शुरू के जो 3-4 आर्टिकल्स होंगे वहां पे आपको कुछ ना कुछ और भी टर्म्स मिल जाएंगे, तो आपको वो सब पिक करना है, उनके बीच का रिलेशन समझना है। और ये आर्टिकल्स रिपीट होते रहते हैं, इस टाइप के आर्टिकल्स हमेशा रिपीट होंगे। अगर हो सकता है सेकेंड डे ना हो, थर्ड डे ना हो, बट वीक में एक बार कोई ना कोई अपडेट ऐसी आती ही आती है। तो आपने अगर एक बार इसको पढ़ लिया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद कोई भी आर्टिकल है इस टॉपिक पर रिलेटेड वो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अच्छा, अब जो सेकेंड पेज है इसमें आप उसकी हेडिंग देखो, इट इज़ अबाउट कंपनीज। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे मुझे कोई ब्रॉड आर्टिकल नहीं मिलने वाली, ठीक है। फिर भी आप एक नज़र देख लेना कि हो सकता है कोई बड़ी अपडेट हो किसी कंपनी के बारे में जो कि आपसे फेज 1 में पूछ लिया जाए। फेज 2 में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फेज 1 में हो सकता है कि वो जीए में आ जाए कुछ ऐसा। तो आप एक बार देख लो कि यहाँ पे क्या क्या बातें हो रही हैं। सबसे पहले ये किसी कंपनी के बारे में है जो आईपीओ लेके आने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि कोई कंपनी आईपीओ लेके आने वाली है, तो वो आर्टिकल आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अनलेस कि कुछ ऐसा हो, मैं ये भी बता देता हूं कि किस टाइप की आईपीओ वाली आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सपोज कि किसी कंपनी के बारे में लिखा हुआ है कि वो कंपनी आगे आने वाले टाइम में आईपीओ लेके आने वाली है, लेकिन उसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि वो कंपनी अपने सेक्टर की पहली कंपनी है जो कि आईपीओ लेके आने वाली है। तो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे जीए में फेज 1 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो टूरिज्म सेक्टर में जो फर्स्ट कंपनी थी जो कि इंडिया में लिस्ट हुई है, अगर मेरी नॉलेज सही है तो उस कंपनी का नाम था ईज माई ट्रिप। तो सपोज कि अगर ऐसा ही आर्टिकल अभी आता कि ईज माई ट्रिप, ठीक है, द फर्स्ट कंपनी फ्रॉम द टूरिज्म सेक्टर प्लान्स टू लॉन्च इट्स आईपीओ, अगर कुछ ऐसा आता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट अगेन फेज 1 के पर्सपेक्टिव से, ना कि फेज 2। फेज 2 में आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा। तो वो आप बस एक नज़र देख लो, पूरी आर्टिकल भी आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको हेडिंग में ही दिख जाएगा कि ठीक है कोई कंपनी है ईज माई ट्रिप जो कि आईपीओ लेके आने वाली है, और ये अपने सेक्टर की फर्स्ट कंपनी है जो कि आईपीओ लेके आने वाली है। यहां से आपका काम चल जाएगा, राइट, क्योंकि आपको आईपीओ के बारे में पहले से ही पता है। ये वाला आर्टिकल हम छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंपनी स्पेसिफिक हो गया। अच्छा, इस पेज पे मोस्टली जो आर्टिकल्स होंगे ना वो हमें छोड़ने वाले ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमें एक नज़र देखना है कि क्या पता कुछ ढंग का मिल जाए। अब जैसे ये आर्टिकल है, इसको आप देखो, इसमें जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है उन्होंने कोई बात बोली है। अब उन्होंने क्या बोला है कि बैंक्स को अभी तक अलाउ नहीं किया जाता कि वो इक्विटी रूट से किसी कंपनी को, स्टार्टअप को सपोर्ट कर पाए फिनेंशियली। बैंक का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई कंपनी आई या फिर कोई इंडिविजुअल आया, वो आता है लोन के लिए, बैंक उसको लोन देती है और उसके बदले में बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, राइट। बट ऐसा नहीं होता कि कोई स्टार्टअप किसी बैंक को अपने जो है शेयर्स बेचे और उसके बदले में कुछ वहां से फंड्स उठाए। ऐसा अभी तक बैंक्स को अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे एसबीआई के चेयरपर्सन यही बात बता रहे हैं आपको कि अगर बैंक्स को भी अलाउ किया जाए तो फिर पूरे मार्केट में जो बहुत बार ऐसा होता है कि फंड्स का क्रंच रहता है। अभी अगर पिछले 1 साल की बात अगर आप छोड़ दो, क्योंकि इस बीच में जितने भी आईपीओज आए हैं उन आईपीओज को अच्छी खासी फंडिंग मिली है, लेकिन ये बात बता रहे हैं से इन जनरल कि अगर बैंक्स को भी अलाउ किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ये इसको आप थोड़ा सा रीड करना अच्छे से, क्योंकि इसमें किसी कंपनी के बारे में नहीं है, इन्होंने बस एक ब्रॉडली बताया है ऐसा कि किसी स्टार्टअप को अगर फंड्स अवेल करने हैं या फिर लेने हैं तो एक ये भी रूट अगर हो मार्केट में तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। अब इससे होगा क्या, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई कि एसबीआई के चेयरमैन ने ये बात बोली थी। अगर सपोज कि आपके फिनांस वाले सेगमेंट में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, लिखने को आता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया अगर कि फंड्स रेज करने के क्या क्या तरीके हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि इक्विटी है, डेट है। इसके अलावा देखोगे तो फिनांस में आपका एक है चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फिनांसेस। उसमें भी बहुत सारे टूल्स वहां पे डिस्कस किए गए हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं फंड्स रेज करने के। बट आप ध्यान ये देना कि ये वो तरीके हैं जो मैक्सिमम जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सबको पता होगा। हर कोई इन दी एंड वही बातें लिख के आएगा, हर कोई नहीं तो कम से कम मैक्सिमम लोग वहां पे वही सब बातें लिख के आने वाले हैं। बट अगर आपको ये आर्टिकल याद रह गया और आपने इसके बारे में वहां पे मेंशन किया तो ये आपको एक थोड़ा एडवांटेज दे देता है, क्योंकि आपका आंसर अब बाकियों से डिफरेंट हो गया।
मैं फिर से वही वाले पॉइंट पे आऊँगा जो कि मैंने शुरू में बोला था, कोई भी नोट्स या कोई भी बुक अपने आप में सफिशिएंट नहीं हो सकती, आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा बहुत कुछ। और सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो है न्यूज़पेपर, क्योंकि ये आपको बहुत ही कम टाइम में इतनी ज़्यादा डाइवर्स नॉलेज दे देता है जो कि आपको कोई सिंगल बुक पढ़ के नहीं आ सकती, और ये आपको कोई टीचर भी नहीं सिखा सकता। ठीक है, अब इसके नीचे देखो आप, तो अगेन किसी कंपनी के बारे में, ये किसी कंपनी के किसी कंपनी ने, मैकेंजी ने कुछ बोला है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई ये रेगुलेटर हो फाइनेंशियल सेक्टर का जिसकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आप देखो एक बार, अगेन ये किसी पार्टिकुलर कंपनी के बारे में, राइट, आप इसको भी छोड़ सकते हैं। यहां पे आपने देखा हेडिंग कि नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स की बात हो रही है, आप एक बार बस नेट पे सर्च कर लो कि ये होता क्या है। अगर नॉन कन्वर्टिबल है तो फिर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स भी होते होंगे, आप उसके बारे में भी देख लो कि वो क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बेसिकली। ये आपने देखा, इसको आप छोड़ दो। ठीक है, यहां पे दो कंपनीज हैं जिन्होंने पार्टनरशिप की है, आप इसको भी छोड़ दो। अच्छा, ये सब क्या है, जब आप न्यूज़पेपर में आप एक बार इसको देख लेते हो ना, अगर उसके बाद आप करंट अफेयर्स का कोई भी सोर्स हो, वो चाहे हमारा बजूका होता है जो कि फेज 1 के लिए काफ़ी रेलेवेंट है, इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप कोई भी पीडीएफ रीड करो, वहाँ पे ये सब चीज़ें आएंगी बाद में। लेकिन अभी क्या है कि आपने न्यूज़पेपर में बस इसकी हेडिंग देखी है, तो बाद में जब वो सीए वाली कंपाइलेशन आप देखोगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि हाँ ठीक है, ये मुझे दिखा था एक बार। तो इससे क्या होगा, रिटेंशन काफ़ी इंप्रूव हो जाती है आपकी। लेकिन फिर भी ये आर्टिकल आपको डिटेल में रीड नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी है वो हमारे काम का नहीं है उतना, इसको हम छोड़ देंगे। ये आर्टिकल ऐसे भी किसी कंपनी के सीईओ के ऊपर है, जो उनका इंटरव्यू हुआ होगा, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि आउटकम्स मैटर नॉट आवर्स ऑफ वर्क। मैंने ये आर्टिकल रीड कर रखी है, तो मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। इसमें हुआ ये कि जो अभी नारायण मूर्ति या फिर एलएनटी के जो चीफ हैं, उन्होंने बात बोली कि 75 आवर्स या 90 आवर्स का वर्क होना चाहिए पर वीक। अब इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं, राइट। तो किसने क्या बोला है ये उतना मैटर नहीं करता, मतलब आपको शुरू की बातें याद रखनी है कि ठीक है ये डिबेट स्टार्ट कहाँ से हुई है। लेकिन उस बीच में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कुछ बोला है, वो सारा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये टॉपिक उठाना है, क्योंकि ये आपके मैनेजमेंट से लिंक्ड हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे कि आप इसको आप इसको इजीली वहां से रिलेट कर सकते हैं। तो आपको देखना ये है कि ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि नंबर ऑफ आवर्स बढ़ने चाहिए, तो आवर्स मैटर करते हैं या फिर आउटपुट मैटर करता है। आप इसके बीच में थोड़ा सा कंपेयर करके कोई भी स्टडी आप अपने एंड से कर लेना, उसको अपने नोट्स में डाल देना, इतना काफ़ी है। इसने क्या बोला है इसका पूरा ओवरव्यू आपको रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, जहां भी ऐसा लगे आपको कि पब्लिक फाइनेंस लिखा हुआ है या फिर इकोनॉमी लिखा है, पब्लिक अफेयर्स लिखा है, तो वो पेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे भी, ये आपको ध्यान रखना है। बट कंपनीज वाले पेज में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स काम के नहीं मिलने वाले। तो आप यहां पे देखो क्या है, टाइज विद इंडिया एंटरिंग फेज ऑफ रिकवरी। वैसे भी चाइना कुछ भी बोले तो आप उसको फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, एंड ये आर्टिकल अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ऐसे फैक्ट्स नहीं दिए गए हैं, कुछ ऐसा डेटा नहीं है, तो आप इसको छोड़ दो। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो हुआ ये कि DPIIT जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को कि जितने भी साल्ट लैंड्स हैं, साल्ट लैंड्स होते क्या हैं कि लैंड का वैसा पार्सल, मतलब कोई ऐसी ज़मीन जो इतनी ज़्यादा सॉल्टी है कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ना हो पाएँ, वहाँ पे मरीन एक्टिविटीज़ ना हो पाएँ, जैसे आपका ये फिशरीज़ वगैरह हो गया, या राइस की बहुत सारी वैरायटी होती है जो कि आप ऐसे उसको सोच के देखो कि मरीन वाटर में उसकी कल्टीवेशन फिर भी पॉसिबल है। बट कोई ऐसी ज़मीन जहाँ पे ये कुछ भी ना हो पाए, तो DPIIT ने ऐसे लैंड पार्सल्स की लिस्ट मांगी है, इंफॉर्मेशन मांगी है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से, सो दैट उसको पोर्ट में डेवलप किया जा सके, क्योंकि वो लैंड एरिया ऐसा है जो ऐसे भी यूज़ में नहीं आ पा रहा। तो अगर वहाँ पे पोर्ट्स बनते हैं तो फिर क्या होगा, इससे हमारे एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा,
क्योंकि एक टाइम के बाद अभी आप ऐसे सोच के देखो कि इंडिया हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हम बहुत कम करते हैं। बट ये जो गैप है जैसे जैसे नैरो डाउन होता जाएगा वैसे वैसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करनी पड़ेगी उसी रेशियो में, सो दैट हम एक्सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा पाएँ। तो DPIIT ने ये रिक्वेस्ट रेज की है। अब इस आर्टिकल को आपको रीड करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि ये अपने आप में मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा कुछ पहले रीड किया होगा, क्योंकि मैंने भी लंबे टाइम में कोई ऐसी आर्टिकल नहीं देखी है। अब ये कोई न्यू एक्टिविटी अगर कुछ भी हो रही हो तो वो आपको रीड करना पड़ता है, वहाँ से बहुत सारे आपको इंसाइट्स मिलते हैं जो कि आगे आप अपने आंसर में भी लिख सकते हो। जैसे सपोज कि अगर ऐसा कुछ हो, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लॉजिस्टिक्स इसमें सेक्टर में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कर सकती है, तो आप उसमें ये भी डाल सकते हो एक कि हमें ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने चाहिए जहाँ पे कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही, जो लैंड वहाँ पे आइडल पड़ी हुई है, हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड करके और इस एक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। या फिर आपसे अगर ये बोला जाए कि एक्सपोर्ट जो मतलब आने वाले टाइम में हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो उसमें क्या क्या अंडरलाइंग चैलेंजेस हो सकते हैं बाद के लिए। तो बाद के लिए चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस एक्सपोर्ट जो भी आइटम्स हो रहे हैं उसको मोबिलाइज करने के लिए हमें फिर उसी प्रोपोर्शन में अपने फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उसका एक पार्ट ये हो सकता है। अच्छा, इससे रिलेटेड आपसे फेज़ 1 के GA में या फिर फेज़ 2 के ऑब्जेक्टिव में भी आपसे कुछ कुछ पूछा जा सकता है। जैसे अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि इंडिया का जो सॉल्ट कमिश्नर का ऑफिस है वो कहाँ पे है, और ऑप्शन में कुछ ऐसा रहता है कि वहाँ पे चेन्नई हो, मुंबई हो, पंजीम हो, उसके बाद कोच्चि हो, जयपुर हो। अब ये 5 ऑप्शन अगर आपको दिए जाए और उसमें से पूछा जाए कि बताओ क्या है आंसर, अगर आपने इसको रीड नहीं किया है, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं बुक्स में, ये आपको नोट्स में भी नहीं मिलेगा। ये आपको मतलब स्टडी नोट्स ले लो, रिवीजन नोट्स ले लो, या फिर हो सकता है किसी CA की कंपाइलेशन ले रहे हो आपको हो सकता है वहाँ पे भी ना मिले, बट इस आर्टिकल में ये है। और इसका आंसर वो है जो आप शायद गेस भी नहीं कर पाओगे। इसका आंसर है यहाँ पे जयपुर। तो आप सोच के देखो कि जब भी हम मरीन वाटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहला यही आता है कि वो हो सकता है कि जैसे भुवनेश्वर में हो, या फिर चेन्नई में हो, कोच्चि में हो, मुंबई में हो, मतलब ऐसे ऐसे कोस्टल सिटीज़ जो कि बहुत फेमस हैं अपने वहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए। बट इसका आंसर यहाँ पे देखो जयपुर लिखा हुआ है। तो इस टाइप के जो फैक्ट्स हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलते, ये आपको न्यूज़पेपर से ही मिलता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये अगेन किसी कंपनी के बारे में है जो कि हमने फर्स्ट पेज पे ही देखा था लेफ्ट साइड में, तो इसको हम छोड़ देंगे। ओके, ये वाली आर्टिकल मैंने आपको बोली कि लाइक ये आप छोड़ सकते हो। अब ये किसी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है। क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं है, इसको इनफैक्ट RBI भी नहीं लेती है सीरियसली। तो ऐसे ऐसे टॉपिक आप छोड़ दिया करना। बस आपको ये होना चाहिए पता कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और क्या रीजंस हैं जिसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हमारे जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं उन्होंने क्यों इसको बहुत एक्टिवली प्रमोट नहीं किया है। इतना आपको पता है तो फिर काम आपका हो गया, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि कोई ऐसा अरेंजमेंट कोई ऐसी बनाई जा रही है इंडिया, श्रीलंका और UAE के बीच में, ताकि पेट्रोलियम जो है वो ईजिली वहाँ से सप्लाई की जा सके। बट अगेन ये अभी नेगोशिएशन के फेज़ में है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलेगा। अगर मान लो एग्ज़ाम के जस्ट पहले कोई ऐसी न्यूज़ आती, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनती, या फिर कोई ऐसी कोई ऐसा फोरम बनाया जाता जिसमें ये बात हो रही हो कि कैसे इन 3 कंट्रीज़ के बीच में सप्लाई हमें करना हो पेट्रोलियम का। एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर कुछ ऐसा न्यूज़ आता है, जस्ट पहले का मतलब ये है कि 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, तो ये फेज़ 1 के GA में पूछा जा सकता है। इसमें बस आपको इतना ही जानना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और एटलीस्ट जितनी बातें ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुकी हैं कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है, वो आप बस एक नज़र देख लो। आपको इसको डिटेल में रीड करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको छोड़ देना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का हमें आइडिया नहीं है कि ये कब हो सकता है।
तो आप ऐसे आर्टिकल अभी छोड़ सकते हो। किसान क्रेडिट कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में इनफैक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये आपको रीड करना है अच्छे से, और एक आर्टिकल के थ्रू इसकी रीडिंग नहीं हो सकती। तो आज क्या करो आप, सिर्फ कि किसान क्रेडिट के बारे में सर्च कर लो, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, कि इसको क्यों लॉन्च किया गया था, इसमें लिमिट क्या है, ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करता है, ये तो बहुत आसान है खैर, लेकिन फिर भी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, बस आपने इतना भी देख लिया तो अभी के लिए बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो ये किसी वर्डिक्ट की बात हो रही है कि मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ बोला है। आप चाहो तो इसको रीड कर लो, लेकिन मुझे वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कोई, हम इसको ब्रॉड इशू वाले कैटेगरी में नहीं डाल सकते अभी, ठीक है। ये किसी कंपनी ने, जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, तो ये टाइमली कुछ ना कुछ लेके आएंगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें इन्होंने बस ये बोला कि यूएस जो टैरिफ इम्पोज कर सकता है, तो इंडिया उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं है, मतलब हम पे उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहो तो उसको रीड कर लो, आपके ऊपर है, बट एग्ज़ाम में इसकी रेलेवेंस वो मुझे उतनी ज़्यादा नहीं लग रही, ठीक है। ये आर्टिकल, ये आपको पता है कि क्वार्टरली आएगा या फिर मंथली आएगा, तो अभी एग्ज़ाम में तो बहुत टाइम है, तो आप ऐसे आर्टिकल को छोड़ सकते हो। अगेन, जो इस टाइप की आर्टिकल्स आती हैं, तो वो एग्ज़ाम के महीने भर पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अगर ऐसा कुछ आता है तब वो इम्पॉर्टेंट है, बट अभी हमें पता है कि हम सेफली इसको छोड़ सकते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में नहीं भी तो कम से कम 4 to 5 मंथ्स का टाइम है, तो आप इसको छोड़ सकते हो अभी। अच्छा, ये रिपोर्ट अभी आई है, अब एग्ज़ाम से पहले तो नहीं आने वाली फिर से, तो ये आपको रीड करना पड़ेगा अच्छे से। और वैसे भी अगर आप फेज 2 के सिलेबस को देखो, तो वहाँ पे जेंडर इशूज़ लिखा हुआ है, तो सिलेबस के कीवर्ड्स को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि किस टाइप के आर्टिकल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कीवर्ड से आर्टिकल को लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक दिन में नहीं होगा ये, लेकिन आप, मैं आपको यही करूँगा सजेस्ट कि आप क्या करो, सिलेबस का प्रिंट आउट ले लो, और आप जहाँ भी बैठ के स्टडी कर रहे हो, आप वहाँ पे इसको चिपका दो, ताकि वो आपके आँख के सामने रहे, और आप इतनी बार देखो उसको कि आपको सिलेबस का हर कीवर्ड याद हो जाए। ये बहुत आसान, आपके ओवरऑल प्रोसेस को बहुत आसान बना देगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप बार बार सिलेबस देखोगे, बस ये चेक करने के लिए कि इस आर्टिकल में जिन इशूज़ के बारे में बात की गई है वो मेरे सिलेबस का पार्ट है भी या नहीं। तो आपका टाइम बचे, इसके लिए आप क्या करो कि इसको देखना बार बार सिलेबस को। ओके, नेक्स्ट पेज, अगेन कंपनीज के बारे में, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। ये ऐसे भी किसी बाइक कंपनी के बारे में, केटीएम के बारे में, इसको छोड़ दो आप। टेस्ला की एंट्री, मतलब ठीक है, अभी इसको बहुत हाइप बनाया जा रहा है इसका, बट ओवरऑल इकोनॉमी में टेस्ला की जो भी सेल्स इंडिया में होने वाली है, तो आप अगर उसका रेशियो निकालो या फिर आप उसका अगर परसेंटेज निकालो, तो ऐसा नहीं है कि ये 15%, 20% होने वाला है। तो ऐसे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होते। ओके, मतलब कि ये वाले पेज पे जो आर्टिकल्स हैं वो मोस्टली किसी ना किसी कंपनी के बारे में, तो हम इसको छोड़ सकते हैं अभी। ठीक है, आई थिंक मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए कि आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपकी थॉट क्या होनी चाहिए किसी आर्टिकल को इग्नोर करने के पहले। ठीक है, इस आर्टिकल की फाइंडिंग्स जो हैं वो भले एग्जाम के लिए रेलेवेंट ना हो, क्योंकि ऐसे ऐसे आर्टिकल्स अगेन हर महीने आते हैं, बट आप फिर भी एक बार ये आर्टिकल रीड करो और इसमें जितने टर्म्स हैं उनको देखो कि यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। एक बार आपने उसको अगर पढ़ लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी ये आर्टिकल न्यूज़ में आएगी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स होते हैं उनके साथ इनकी टाइमली मीटिंग्स होती हैं। ये हो सकता है कि हर महीने हो, बट आर्टिकल में ही बता रखा है, मतलब हेडिंग में ही बता रखा है कि ये मीटिंग बाद के लिए टाल दी गई है। तो जब बाद के लिए ये मान लो कि शेड्यूल हो गया ऑलरेडी, तो हम इसको अभी ना भी रीड करें, काम चल जाएगा हमारा। अच्छा, यहाँ पे देखो आप, लाइन से 2 आर्टिकल्स हैं अबाउट माइक्रो फाइनेंस या फिर माइक्रो लोन्स। अब इसमें अगेन ये आपके क्वार्टरली डेटा के ऊपर है। दिसंबर क्वार्टर बीता है, दिसंबर में अभी हमारा चल रहा है फेब, तो आप इतना मान के चलो कि मार्च का क्वार्टर जब एंड होगा तो मई तक इसके बारे में फिर से अपडेट आएगी। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको आर्टिकल की हेडिंग देख के खुद ही सोचनी है
कि मतलब कि अगर ये क्वार्टरली अपडेट के बारे में है और मेरे एग्जाम में अगर 5 से 6 महीने का टाइम है तो ये बाद में भी तो आएगा फिर। तो अगर आर्टिकल्स की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रखी है ऑलरेडी, आपने ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स को फिल्टर कर रखा है जो कि आपको रीड करना है आज, तो आप इस टाइप के आर्टिकल्स को चाहो तो छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये है कि आपको डिटेल में रीड नहीं करना है, लेकिन रीड क्या क्या करना है, नेट पे सीधे आप सर्च करो कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स डेफिनेशन क्या है इनकी, मतलब वो अमाउंट कितना है जितने तक का अगर आपने लोन लिया है तो वो माइक्रो फाइनेंस के कैटेगरी में आएगा या फिर माइक्रो लोन के कैटेगरी में आएगा। आप एक बार ये भी देख लो कि जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है तो उसके रेगुलेशन से रिलेटेड नॉर्म्स क्या है, क्या उसको आरबीआई खुद करती है डायरेक्टली या फिर कोई और इसमें एजेंसी है। तो इस आर्टिकल को अगर आप रीड करोगे तो आपको एक नाम दिखेगा, उसका नाम है MFIN, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, MFIN। ये क्या है, ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट ईयर ही हुआ था ये, लास्ट ईयर आरबीआई ने इसके लिए गाइडलाइंस इशू किए, उन्होंने एप्लीकेशंस मांगे कि जिस भी कंपनी को या फिर फोरम को सिर्फ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनना है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का तो वो अप्लाई करें। तो इन्होंने अप्लाई किया और इनको बाद में डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए पता कि इसका नाम क्या है, MFIN। तो MFIN ये किस सेक्टर में वर्क कर रहा है या फिर ये किस सेक्टर के कंपनीज को कैटर करता है, तो बेसिक सी बातें इसकी याद होनी चाहिए आपको। अच्छा, NBFCs में भी एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी होती है अलग से, तो आपको उसकी भी डेफिनेशन देखनी है कि किन NBFCs को हम NBFC MFI बोलेंगे। इतना आपको पता है तो आपके आर्टिकल का यहाँ पे पर्पस पूरा हो गया रीड करने का। अब आगे बढ़ो। यहाँ पे एक आर्टिकल है अबाउट कि कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक्स ने कितना रेज किया है अभी तक, यानी जो हमारा फिस्कल ईयर 25 खत्म होने वाला है तो फेब तक कितना हो चुका है। तो ऐसे आर्टिकल्स क्या हैं कि जब ऐसे भी साल खत्म होगा ये, तो इसके बारे में पूरी कंप्लीट कवरेज आती है, तो इसको चाहो तो आप बाद में भी करो। इस टाइप के पॉलिटिकल न्यूज़ को आपको सीधे इग्नोर करना है, ये आरबीआई में नहीं पूछने वाले कभी। ठीक है, ये सब अगेन बातें चल रही हैं अभी डिस्कशन फेज में। जो कुछ भी है खास करके जिसका रिलेशन इंडिया से बाहर के एक्टिविटीज से है, तो वो आप चाहो तो छोड़ दो। जब उसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन आ जाए तब आप चाहो तो उसके बारे में रीड कर लो अच्छे से, लेकिन निगोशिएशन, डिस्कशन, डिलिब्रेशन ऐसे स्टेज पे कोई भी चीज हो तो आप उसको छोड़ देना। कब? जब वो इंडिया के किसी बाहर के एक्टिविटी से रिलेटेड है। ओके, तो आई थिंक मैंने बता दिया है बहुत कुछ। ये भी अगेन कंपनी से रिलेटेड पेज है। आप सबसे पहले क्या करो कि पेज के ऊपर देख लो कि टॉपिक क्या लिखा है, वहां से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि इस पेज पे जो आर्टिकल्स हैं उनका अप्रोच क्या होगा, मतलब मुझे वो कवर करना है अच्छे से या नहीं। अच्छा, इसके बारे में आई थिंक सबको पता है कि जो ओपिनियन वाले आर्टिकल्स होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बहुत हेल्प करेंगे। बट ऐसा भी नहीं है, जैसे ये रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर ओपिनियन आर्टिकल को आपको रीड करना ही करना है। आप पहले देख लो कि वो किस टॉपिक के बारे में है। जैसे मान लो हम इस वाले आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, जो है किसके बारे में, इंडिया EU के रिलेशन से। अब होने के मतलब हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन इनके बीच में FTA की टॉक्स अभी चल रही हैं या फिर चलने वाली हैं अभी कुछ दिन में। तो जब तक ये मैटर क्लोज नहीं होता तब तक बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। हर एक्सपर्ट वो अपने हिसाब से इसको देखेगा और वो अपनी ओपिनियन आपको बताएगा। बिकॉज ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है, तो आप चाहो तो एटलीस्ट ये पेज एक बार ये वाली आर्टिकल देख लो, क्योंकि इसमें कोई डेटा नहीं है। ये बस बताएंगे कि कैसे, मतलब क्यों ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है और इंडिया को किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए और कैसे हम इस वाले मैकेनिज्म का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। उनके लिए जो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कैसे आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वही सब बातें इस आर्टिकल में लिखी हुई है। तो आप चाहो तो इसको एक बार रीड कर लो। ये क्या होगा कि इसका आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब ये आर्टिकल रीड करके आपको ये फील नहीं होने वाला कि मुझे इस टॉपिक पे सब कुछ आ गया है। बट क्या है कि हर बार ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अगर आप रीड करते हो तो आप किसी चीज़ के ऊपर ब्रॉडली 5 मिनट्स
आराम से बोल पाओगे कि ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैंने रीड किया है अब मैं उसको कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में या तो बोलूँ या फिर लिखूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इसको रीड करो। ओके, इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि कैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ हैं या फिर डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें जो मैन पावर है या फिर आप बेटर वर्ड है उसके लिए वर्कफोर्स, तो उसकी कंपोजिशन कैसे कैसे यहाँ पे चेंज हो रही है। तो ये आर्टिकल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि हर ओपिनियन आर्टिकल आपको रीड करनी है। मैंने फिर वही बताया आपको उस समय कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो हो सकता है कि आपको शुरू के 2-3 लाइन रीड करके हो जाए, बट आप उसको देखना पहले। ऐसा हो सकता है कि शायद मतलब आर्टिकल का टाइटल देख के आपको लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर कंटेंट बहुत अच्छा हो। ये भी नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा रीड करना, 1-2 लाइन ऐसे यहाँ पे, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। ये हमारे अर्बन डेवलपमेंट की बात चल रही है यहाँ पे कि कैसे बजट का बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। मतलब जितना भी अमाउंट अनाउंस हुआ है फॉर डिफरेंट अर्बन डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स, तो हम उसको कैसे और बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप चाहो तो इसके बारे में अच्छे से रीड करना। और ऐसे भी आपको पता है कि माइग्रेशन, अगर हम माइग्रेशन की बात कर रहे हो तो माइग्रेशन आपके सोशल इश्यूज़ का पार्ट हो जाता है, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट, ये सब भी आपके सिलेबस में लिंक्ड है, किसी न किसी कीवर्ड से लिंक्ड है ये सब, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है रोड टू डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये भी आपके सोशल इशू से रिलेटेड है, तो ये भी आप एक बार रीड कर लो। अच्छा, ये आर्टिकल है, दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट और रादर एन इंडेक्स, जिसका नाम है डिवोल्यूशन क्या है यार, DPI इसको बोलते हैं फुल में। ठीक है, ये रिपोर्ट अभी जस्ट आई है एक्चुअली, तो उसी के बारे में इन्होंने बताया है कि क्या क्या चेंजेस अभी आए हैं। तो अगेन ये आपके सिलेबस से लिंक्ड है, तो आपको इसको रीड करना पड़ेगा। ये इनफैक्ट बहुत सारे आपके मतलब सिलेबस के बहुत सारे कीवर्ड से लिंक्ड है ये। आप इसको फिनांस कमीशन से भी लिंक कर सकते हो, क्योंकि जो हम यहाँ पे डिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, फिनांस कमीशन जो अनाउंस करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना अमाउंट हर साल देना है स्टेट्स को, तो स्टेट्स वो अमाउंट लेके फिर फर्दर वो कैसे पंचायत को या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ को कैसे कैसे पास करते हैं, तो उसी के बारे में ये रिपोर्ट है। जैसे आपने सुना होगा या फिर रीड किया होगा इसको कि इंडिया में जो गवर्नमेंट्स हैं उसके 3 लेयर्स हैं। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट, और फिर आते हैं फिर लास्ट में आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के भी 2 पार्ट, हमारा ये पंचायत हो गया और दूसरा है म्यूनिसिपैलिटीज़। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ को या फिर पंचायत को जो पैसे मिल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, वो सही तरीके से मिल पा रहे हैं कि नहीं, उसी चीज़ को ट्रैक करता है ये इंडेक्स DPI। इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं अभी डिवोल्यूशन इंडेक्स, बट P से भी यहाँ पे कुछ है, मैं भूल रहा हूँ अभी, बट इसको देख लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब किसी काम का नहीं है, बुक रिव्यू। अच्छा, इसके बाद जो पेजेस आते हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, बट आप उसको भी देख लेना एक बार। इनफैक्ट जो आपका स्पोर्ट्स का पेज होगा वो लास्ट होता है, उसके बाद जितना भी कुछ होगा वो आपके किसी भी काम का नहीं रहेगा। और न्यूज़पेपर अगर आप सपोज कि 1 वीक तक रीड कर रहे हो रेगुलरली, तो आपको वो आइडिया हो जाता है, खुद ही वो आइडिया हो जाएगा कि किस पेज पे मेरे लिए काम के आर्टिकल सबसे ज़्यादा हैं और किस पेज पे बिल्कुल नहीं है। तो ये भी आपको धीरे धीरे आ जाएगा, बट मैंने ओपिनियन तक ही रखा है यहाँ पे, इसके आगे आप एक बार देख लेना। तो आपको आर्टिकल्स की हेडिंग्स देखनी है, ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये मुझे कवर करना है या फिर नहीं करना है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो फेज 2 के लिए रेलेवेंट नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ अगर आपने 3-4 लाइंस भी उसकी रीड कर ली तो आपके फेज 1 का काम वहाँ से पूरा हो जाता है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि आप किसी नोट्स पे रिलाई मत करना, इस चीज़ के लिए। उसके बाद आपको हेडिंग्स सारी देखनी है, भले वो आर्टिकल आपको रीड नहीं करना हो, लेकिन आपको एक एक हेडिंग्स देखनी है। इससे क्या होगा कि वो आप इसको ऐसे सोच के देखो कि भले वो आर्टिकल हमारे काम की नहीं है, या फिर आर्टिकल में छोटी मोटी ही बातें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, खास करके GA में फेज 1 में, लेकिन इससे होगा क्या कि आपकी जो है कवरेज वो पूरी होती जाएगी। मतलब आपके लिए बहुत कम ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो कि आपने कभी देखे ही नहीं है, और इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे वहाँ पे। तो आज के सेशन में इतना ही। आई थिंक ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा खिंच चुका है, बट आई होप
कि मैंने जो भी एफर्ट यहाँ पे डाला है एक एक आर्टिकल को दिखा के कि कैसे मैं इसे मैं अगर इसको इग्नोर करने वाला हूँ तो क्यों, और अगर मैं इसको रीड करूँगा तो क्यों, ये दोनों बातें पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज के सेशन को वाइंड करते हैं यहीं पे। आई थिंक आपने अच्छे से समझा होगा। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत हो तो या तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके हमसे वहाँ पे पूछ भी सकते हैं अगर आपको कोई डाउट इसमें है तो। मैं टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे लिंक दे देता हूँ आपको। आप ऐट सिंबल के बाद आई थिंक स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, रेगुलेटरी पीएम ये आप लिखना, तो आपको हमारा चैनल वहाँ पे दिख जाएगा, रेगुलेटरी पीएम। यहाँ पे आके आप अपना कोई भी डाउट न्यूज़पेपर से रिलेटेड है वो आप पूछ सकते हैं ऑलरेडी। अच्छा, जिन लोगों ने हमारा आरबीआई का कोर्स ले रखा है तो वो ऑलरेडी हमारा एक सेपरेटली मतलब एक हमारा स्टडी ग्रुप है जहाँ पे हम ये सारी बातें डिस्कस करते हैं कि कौन से आर्टिकल आपको रीड करनी है। उस आर्टिकल पे अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है तो वो भी हम टाइम टू टाइम देते हैं प्रैक्टिस के लिए। अभी कुछ दिन से ये एक्टिविटीज़ बंद थी, बट हम इसको वापस से करने वाले हैं स्टार्ट। तो आप ये ज्वाइन करो और वहाँ पे जो भी डाउट्स हैं आपके, आप वहाँ पे आके पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।